डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हुए शरह सूद में 1% कमी की गई है, जबकि वजीर खजाना की जानिब से कहा गया है कि पॉलिसी रेट का नीचे आना बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है यकीनन, लेकिन जो रियासत के मसाइल हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब 1% सूद नीचे आ जाए तो उससे इसको पहले तो आवाम को समझाने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी कि भाई इससे क्या फ़ायदा होगा, 1% सूद आए या 5% सूद नीचे आ जाए। इशू जो है वो ये है कि सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ रहा है मुल्क में। आज बलूचिस्तान में जो वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं और उससे पहले बड़े अफसोसनाक वाक़यात बलूचिस्तान में, और वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है कि अब कोई पॉलिटिकल डायलॉग भी नहीं हो रहा, कोई बातचीत भी नहीं हो रही। बज़ाहिर ऐसा लगता है तसादुम की फ़ज़ा बनी हुई है। और DI खान में KP के कुछ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अभी मैं देख रहा था इस पर। लेकिन ये एक ओवरऑल बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस मुल्क में है। और सिक्योरिटी क्राइसिस से मुराद ये है कि उसमें आप ये देखें कि जो तहरीक लब्बैक की जानिब से चीफ जस्टिस साहब के बारे में, अब उसमें वो मजमूई तौर पे तहरीक लब्बैक की तरफ से ये बात आई है, उनके एक रहनुमा की तरफ से नहीं आई। ये तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है और बाकी शख्सियात ने भी यही बात की है। उसके ऊपर मुख्तलिफ वज़रा का हमने नुक्ता नज़र सुना और देखा कि वो किस तरह से वो उन्होंने बात की है। और ये भी एक बड़ा एक सिक्योरिटी चैलेंज है इस अरेंजमेंट के लिए। लेकिन और साथ ही जो है वो IPP का मामला अपनी जगह पे मौजूद है और जमात इस्लामी का यहाँ पे धरना जारी है इस सिलसिले में। और जो जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं IPPs की, वो जो जिस कल भी मैंने गुजारिश की थी कि वो जिस टीम से बात उनकी हो रही है उस टीम में वो लोग हैं ही नहीं जिनसे बात होनी चाहिए। मतलब वज़ीर ख़जाना कुछ और फरमा रहे हैं और वज़ीर तवानाई कुछ और फरमा रहे हैं, और मुज़ाकराती टीम इंतहाई हमारे काबिल एहतराम। मुझे कोई ये बताए कि IPPs के मुज़ाकराती टीम में अताउल्लाह तारड़ साहब और अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी साहब का क्या ताल्लुक़ है? मतलब ये तीनों तो यानी ये आप समझें कि ज़रा नरम मिजाज शख्सियत इंगेज करें ना। अमीर मकाम साहब भी सॉफ्ट आदमी हैं और वो तारिक फजल चौधरी साहब भी। लेकिन मसला ये इशू तो है वज़ीर तवानाई वो तो कोई और बात कर रहे हैं और वज़ीर ख़जाना कुछ और कह रहे हैं। या इसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी हों जो माजी में बताएं कि क्या हुआ था भाई उस वक्त, या कोई और शख्सियात हों जो कहीं कोई जिनका कोई फैसला तो वो कर पाए ना। तो वो हुकूमत की तरफ से एक ट्रक की बत्ती चल रही है। अब पता नहीं हाफिज़ नईम साहब वो या तो ये टीम तब्दील करवाएं या ये है कि इसको पता, वो तो लोग वो देखें ना, वो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने दुनिया में नहीं रहना कि हम ये IPP के मुआहदे, अच्छा और कैसे नज़रसानी करेंगे? तो वो एक अजीब, वो तो एक उबाम पैदा हो रहा है कि भाई जो जिनके पास इख्तियार है वो तो बात करें, IMF नाराज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो ये बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, सोशल अनरेस्ट जो है वो अब देखें कि किस कदर फैल रहा है कि वो जनाब एक खातून ने छलांग लगा दी, जो है वो 10,000 का बिल आ गया उनका, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली 10,000 के बिल पे। और वो भाइयों के कत्ल का वाक़या, ये सोशल अनरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और उधर जो है वो तहरीक इंसाफ के मामलात, उसमें कि उनकी सीट्स और ये वो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, वो सियासत अपनी जगह छोड़ के जो रियासत के इश्यूज़ हैं, और मईशत फिच रिपोर्ट आ गई तो उसके ऊपर ये आगे पीछे। लेकिन इश्यूज़ आप देखें कि मईशत में चाइना की तरफ से कोई बात नहीं आई। वज़ीर ख़जाना साहब उन्होंने कहा कि आप कोयले पे कर लें। अच्छा जी, IPPs के लिए गए थे, क्या होगा उसका? सऊदी अरेबिया की तरफ से वो ऑयल का शायद मामला नहीं तय हो पा रहा। तो काफ़ी इस वक्त इश्यूज़ हैं जो रियासत को दरपेश हैं। और बात जो है इसमें अहम बात जो है वो, जो मैं बड़े दिनों से बात कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब कहाँ हैं। और नवाज़ शरीफ साहब ने आखिरी बात जो आई थी वो ये थी कि उन्होंने पहले तो वो मुलाकातें हुई, फिर उन्होंने एक इजलास तलब किया, फिर उन्होंने कहा कि वो इजलास लाहौर में होगा, फिर वो लाहौर में भी नहीं हुआ। तो नवाज़ शरीफ साहब इसको इस पूरी सिचुएशन में कहाँ तक इन हैं, मतलब कहाँ तक वो हैं और कहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। और ये कैसे ये पूरा अरेंजमेंट बन गया जो कि नवाज शरीफ साहब के नाम पे बना, उसमें वो है ही नहीं, किसी जगह पर भी नहीं है।
नज़र ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये एक बड़ा अहम मसला है। और एहसन इकबाल साहब के हवाले से मुख्तलिफ खबरें वगैरह चल रही हैं, मैं उस पर तबसरा अभी नहीं करना चाहता, लेकिन एहसन इकबाल साहब तो नवाज शरीफ साहब, अब हुआ ये है कि वो जैसे तहरीक इंसाफ में एक सूरत हाल नज़र आ रही है ना, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो देखें आप, मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मगर वो इतना तितर बितर फिर भी नहीं है सिस्टम जितना तितर बितर इधर हुआ है कि इधर किसी को पता। अच्छा, एक दूसरे से भी वो, अब आपका क्या ख्याल है कि ये सारे जो वज़रा हैं, ये क्या शहबाज शरीफ की बात सुन के जो है ये आगे आ रहे हैं? ये शहबाज शरीफ इनको हिदायत करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये शहबाज शरीफ साहब की बात भी नहीं सुन रहे, ये किसकी सुन रहे हैं? तो ये अजीब सा निज़ाम है। नवाज शरीफ साहब की सुन रहे हैं, उनसे तो मुलाकात ही नहीं हो रही। तो एक अजीब सा सिस्टम है जिसमें मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और उसका हल नहीं है इनके पास कोई, इस अरेंजमेंट के पास। तो ये जो है ये यानी अब देखिए ना, ये जो मामला हैं, ये तो इसमें तो पीटीआई को साइड पे कर देना, तो इसमें ये जो बाकी मामला हैं, आईपीपी का मामला है ये, इसमें तो बल्कि वो, इसमें तो पीटीआई के दौर में भी एक हुआ है ना, रज़ाक दाऊद साहब का शायद नाम है, और बाकी जो वो नदीम बाबर साहब, तो वो तो उस दौर में तो, लेकिन वो इसको भी नहीं हल कर पा रहे क्योंकि ये तो अपने ऊपर चार्जशीट है, ये अपने ऊपर चार्ज। तो ये वज़रा जो आ रहे हैं मुज़ाकरात करने, तो हाफिज़ नईम साहब इनसे क्या कह रहे हैं कि यार ये अपने इस पूरे अरेंजमेंट के ऊपर चार्जशीट कर दो, क्योंकि इसमें तो सारा वो 1994 से मामलात हैं। तो ये एक बड़े फैसला कुन मराहिल हैं यहाँ पे, और बड़ी इसमें तलखी बढ़ रही है। और मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि ये तलखी बढ़ रही है, मतलब तलखी इस तरह से बढ़ रही है कि एक आपस में लग रहा है कि लोग उलझ गए, सारे इलीट आपस में लड़ पड़ी है। अच्छा, और इसमें जो है वो सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह अहम तरीन, मईशत, और उसमें आखिरी दफ़ा जो चाइना के लोग यहाँ पर आए थे, उनके मिनिस्टर आके कह के गए थे आपको, और बाकी लोग भी कह के गए थे कि आपने मुल्क में इस्तेकाम पैदा करें, और उससे लेके आज तक आप देखें कि क्या हुआ है। और फिर आप कहते हैं कि दुनिया ये कर रही है तो फलां ये कर रहा है, वो आपको कह के गए थे, वो इस तरह कहते नहीं है पब्लिकली कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ। और उसके बाद आप देखें वो दिन और आज का दिन क्या हो रहा है, कभी कोई करारदाद, कभी अदालतों में मामलात, कभी पकड़ धक्कड़ शोर, एक अफरा तफरी पूरी बपा। लेकिन ये होना था, क्योंकि ये पूरा का पूरा चल नहीं रहा ना, जब गाड़ियाँ फंस जाती हैं आपस में तो एक दूसरे टकरावे। तो देखें, अल्लाह ताला खैर करें आने वाले दिनों में। लेकिन अब ये इसको पता नहीं कितने दिन खींचेंगे, क्या करेंगे। अब मतलब है कि बस चलता रहे काम, और कोई रोज़ कोई ना कोई वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं जो मामलात को पेचीदा से पेचीदा नए महाज खुलते जा रहे हैं इसमें। लेकिन मैंने आपसे कहना जो भी है, बस ये अब एक कहीं ना कहीं इसने ठहरना है, इससे ज़्यादा हालात जो है वो मतलब बस देखें आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा, एक बड़ी अजब सी दरमियान में ख़बर है। अच्छा, ख़बर क्या है, एक वाक़या है जो दुनिया में रोनुमा हो रहा है, और मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि कहीं पर कोई भी वाक़या हो जो को बटरफ्लाई इफ़ेक्ट भी कहा जाता है, कि वो एक जगह पर कहीं जो है वो बारिश हुई और दूसरी जगह पर वहाँ एक तितली उड़ी, और उसका ताल्लुक उससे आप चाहें तो उस कॉस्मोलॉजी में आप उसके साथ जोड़ के, और इन्वायरमेंट में कैसे, वो पहले कई दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। तो एक वाक़या दूसरे वाक़यात को किस तरह से जन्म देता है, या तो एक्सकलेट करता है या उसको डीएस्केलेट करता है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है वेनेज़ुएला में क्या हुआ है। अच्छा, बराह रास्त मैं कह पूरी दुनिया में एक हंगामा बपा हो गया है वेनेज़ुएला से। अब कहेंगे वेनेज़ुएला से क्या ताल्लुक है पाकिस्तान का। वेनेज़ुएला जो है वहाँ पर इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन में निकोलस मेडोरो जीत गए। अच्छा, निकोलस मेडोरो जो हैं, ये वो हैं निकोलस मेडोरो जो कि 2013 में सदर बने थे। ये एक अनहोना वाक़या है इस हालिया इंसानी तारीख का, हमारी जो सियासी तारीख कह लें, इंसानी तारीख। ये 2013 में सदर बने थे, और ये जो सदर बने थे तो उससे पहले वहाँ पे 1999 से लेके 2013 तक जो वहाँ पे सदर रहे हीगो चावेज़, तो उनके ये मतलब उनके दौर में
ये सियासत में आए, फिर उसके बाद ये आगे बढ़े, फिर उसके बाद ये स्पीकर वगैरह बन गए, फिर उनके वज़ीर ख़ारजा बने, फिर उनके ये नायब सदर बन गए। उनकी कैंसर से डेथ हुई 2013 में। तो ये उनके जानशीन के तौर पे ये जो है ये इलेक्शन जिन्होंने जीत लिया। अच्छा, ये ह्यूगो चावेज़ कौन थे, ये ज़हन में रखें। ये ह्यूगो चावेज़ वो थे जो कि फेडरल कास्त्रो के करीब थे, यानी सोशलिस्ट फेडरल कास्त्रो के करीब। और उन्होंने ये कहा कि जो 21वीं सदी, उन्होंने नया एक लेकर आए, वो थ्योरी लेकर आए थे 2005 में कि 21वीं सदी का सोशलिज्म, और 21वीं सदी का जो सोशलिज्म है वो मार्क्स और लेनिन से थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने कहा कि वो ये जो 21वीं सदी का सोशलिज्म है। अच्छा, 2005 में वो अफ़गानिस्तान वॉर और इस सब के 99 में आ गए थे, तो उसके बाद 2001 में अफ़गानिस्तान की वॉर, तो उसके वो खिलाफ, फिर उसके बाद ये हुआ कि कहीं 2002 में उनका तख्ता उलटने की कोशिश हुई। और मैं यहाँ पे 2002 का गार्डियन सेकंड और थर्ड स्लाइड अगर दिखाऊं, तो उस वक्त एक बगावत हुई, और उसमें लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया की तवज्जो उस वक्त ये अफ़गानिस्तान और इराक़ और ये जंगें चल रही थी, लेकिन वहाँ पर ये बगावत की कोशिश हुई, जिसका इल्ज़ाम जो है वो उन्होंने बुश पे लगाया। सेकंड एंड थर्ड स्लाइड ये मैं दिखा रहा हूँ, 21 और 29 अप्रैल 2002, ठीक है। अच्छा, ये जो है, अच्छा बुश टीम, ये हाँ उस वक्त ये बुश के दौर का है, 2002। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि ये ह्यूगो चावेज़, तो वो ह्यूगो चावेज़ जो है वो, अच्छा उसके बाद ये हुआ कि वो बन गए थे ओपेक, क्योंकि वेनेज़ुएला जो है वो दुनिया के बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है, तो ओपेक का मेंबर है। मतलब वो कोई, आप समझें कि जाहिर है कि ओपेक है, ऑयल है, तो उसका मेंबर है। तो वो ओपेक की सदारत उनके पास आ गई। उस वक्त ओपेक प्लस नहीं बना था, तो ओपेक की सदारत जब उनके पास आई 2002 में, तो उन्होंने जनाब बतौर ओपेक प्रेसिडेंट उन्होंने दौरा किया ओपेक ममालिक का, और इस दौरान वो ईरान गए, और फिर वो इराक़ में आके सद्दाम हुसैन से भी मिले। ये 2003 में, अब आप सोचें कि 2002 में वो आके सद्दाम हुसैन से मिल रहे हैं, जबकि 2003 में इराक़ वॉर शुरू हुई है। और फिर इसी दौरान उन्होंने कहा कि बुश ने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की। तो उनकी एक तलखी चलती रही मुसलसल, ह्यूगो चावेज़ की तलखी चलती रही अमेरिकन के साथ।